अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम लोग इंशाल्लाह इस वीडियो में देखेंगे कि हम लोगों ने किस तरह से KMU कैट टेस्ट को जो है वो अटैम्प्ट करना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक दो तीन और बातें हैं जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अभी देखा जाए तो आप लोगों के पास जस्ट 1 to 2 डेज़ जो है वो बाकी रहते हैं। तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है कि क्विक रिविजन्स करनी है, बहुत डीपली जो है वो जाकर स्टडी नहीं करनी, ठीक है। वो जस्ट आप लोगों को कन्फ्यूज़ करेगी। अब क्विक रिवीजन किस तरह से करनी है कि बायोलॉजी को आप लोगों ने क्या करना है कि सारी बायोलॉजी को आप लोगों ने थॉरोली रिवाइज कर लेना है। केमिस्ट्री की स्पेसिफिकली बात करें तो आप लोगों ने क्या करना है कि केमिस्ट्री के अंदर स्पेशली जो मोल वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप लोग एक मरतबा देख लेना है। क्वांटम नंबर्स, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इस तरह लिशर्टली प्रिंसिपल है, तो यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आते हैं, तो इन चीज़ों को आप लोगों ने देख लेना है। इसके अलावा ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोग इसके रूल्स वगैरह देख लो, ठीक है, ये भी मस्ट आते हैं। ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जो है वो थॉरली आप लोग रिवाइज कर लो। स्पेशली केमिस्ट्री के अंदर एक्सेप्शनल केसेस जो होते हैं उनको आप लोग रिवाइज कर लो, वहाँ से मोस्टली जो है वो केमिस्ट्री में जो है वो आ जाते हैं MCQs। इसके अलावा फर्दर जो है अगर हम लोग फिज़िक्स की बात करें तो फिज़िक्स में आप लोग जस्ट जो आप लोगों के फर्स्ट चैप्टर में डायमेंशंस हैं वो थोड़ी बहुत देख लो। वेक्टर के जो इस रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप देख लो वेक्टर प्रोडक्ट के रिलेटेड, ठीक है। इसके अलावा फर्दर वर्क डन से जो है वो लाजमी जो है वो एक न्यूमेरिकल आता है, पावर से अक्सर आ जाता है। इसके अलावा हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू P²/2m, तो वो इंपॉर्टेंट है, वहाँ से अक्सर रिलेशन आ जाता है कि अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट रखें और जो है वो मास को इंक्रीज़ करें तो मोमेंटम पर क्या जो है वो इफेक्ट होगा, तो इस तरह का न्यूमेरिकल आ जाता है, ठीक है। फर्दर यहाँ से स्पेशली सेकेंडरी केमिस्ट्री मोस्टली इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो है वो चैप्टर नंबर 1 की बात करें तो कैपेसिटर वाले चार टॉपिक में से उन्होंने जो है वो उठाए होते हैं MCQs। चैप्टर 2 की बात करें तो व्हीटस्टोन ब्रिज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और स्पेशली जो है वो रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ जो है वो रिलेशन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फर्दर जो है वो बाकी जो फ्राडिलाज हैं और बाकी जो है वो मोस्टली फ़िज़िक्स से जो है वो बुक की लाइन्स ही होती हैं, इतना मतलब कि मुश्किल नहीं होता। यूनिट्स आप लोग मस्ट देख लो, और लास्ट में आप लोगों ने क्या करना है कि जस्ट जो फ़िज़िक्स के फार्मूला शीट है वो आप लोगों ने मस्ट रिवाइज़ कर लेनी है तकरीबन एक दो मरतबा, ठीक है। अब हम लोग जो है वो वीडियो की तरफ चलते हैं कि हम लोगों ने जो KMU कैट टेस्ट है उसको अटैम्प्ट कैसे करना है। अच्छा, इसके अलावा आपसे एक और चीज़ भी शेयर करना चाहता हूँ कि जस्ट आप लोगों ने क्या करना है कि सैटरडे वाले दिन मगरिब के बाद आप लोगों ने स्टडी वगैरह छोड़ देनी है। हाँ, अगर कोई फार्मूला वगैरह रिवाइज़ करता है 1 आवर शॉर्ट स्टडी करना चाहता है तो वो कर ले। बाय द वे अगर आपने ऑलरेडी रिवाइज़ किए हुए हैं तो फिर दोबारा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जस्ट आप उस वक्त जो है वो चिल करें, रिलैक्स करें, ठीक है, और फर्दर स्टडी की ज़रूरत नहीं है। जब आप लोग इंशाल्लाह टेस्ट वाले दिन जो है सुबह उठोगे तो आप लोगों ने जस्ट जो है वो पहले नमाज़ पढ़ लेनी है, उसके बाद थोड़ी बहुत कुरान मजीद की तिलावत कर लेनी है, और आप लोगों ने लाइट सा नाश्ता कर लेना है, और जो है वो टाइम पर जो है वो टेस्ट सेंटर के लिए निकल जाना है, ठीक है। टेस्ट सेंटर पर जाकर भी आप लोगों ने जो है वो एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना, वो जस्ट आप लोगों को क्या कर रहा होता है कि डिमोटिवेट कर रहा होता है। आपके जहन में जस्ट यही होता है कि यार इतने ज़्यादा लोग हैं, हमारा एडमिशन कैसे होगा, तो उस चीज़ की टेंशन आप लोग ना लें, ठीक है। जस्ट आप अपना बेस्ट दें और इंशाल्लाह एडमिशन आप लोगों का खुद ब खुद हो जाएगा। अगर आप लोग टेंशन लेंगे तो जो आप लोगों को आता है तो वो भी आप लोग जो है वो भूल जाएंगे। अब जो है हम लोग अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं कि हम लोगों ने पेपर को अटैम्प्ट कैसे करना है। तो देखा जाए तो जब आप लोगों को जो है वो टेस्ट मिल जाता है तो आप लोगों ने क्या करना है कि अल्लाह का नाम लेकर टेस्ट को स्टार्ट कर लेना है। लास्ट ईयर तो इस तरह था कि आप लोग हमारे जो थे वो रोल नंबर वगैरह, नेम वगैरह और पेपर कोड वगैरह जो है वो लिखे हुए थे ऑलरेडी। तो इस मत पर आप लोगों ने चेक कर लेना है, अगर लिखे हुए हैं तो जस्ट उसको आप लोगों ने कंफर्म कर लेना है, और अगर नहीं लिखे हुए तो उसको आप लोगों ने बिल्कुल केयरफुली जो है वो लिख लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि अपने जो है वो आप लोगों का क्वेश्चन पेपर है उसकी तरफ आ जाना है। अब फॉर एग्जांपल ये आप लोगों का एक क्वेश्चन पेपर है। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब अक्सर इस तरह से होता है कि स्टार्टिंग में उन्होंने थोड़े डिफ़िकल्ट वाले क्वेश्चन जो है वो डाले होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने इस चीज़ को देख कर टेंस नहीं होना, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट ये समझने लग जाते हैं कि यार मुझे तो कुछ आता नहीं है, ये वो दिस एंड दैट, डिफरेंट किस्म के हालात जहन में आने लग जाते हैं। स्टूडेंट टेंस हो जाता है, स्ट्रेस में आ जाता है और वो डिमोटिवेट हो जाता है। तो यार इस चीज़ की आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। क्या पता पहले 3-4 MCQs को छोड़कर अगले सारे MCQs आप लोगों को आते हो, तो इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों ने, ठीक है। अब आप लोगों को देखा जाए तो आप लोगों के पास 100 MCQs हैं और जस्ट आप लोगों के पास 1.5 आवर है, ठीक है। आप लोगों ने टाइम को मैनेज लाजमी करना है, ठीक है। अब जो है वो आप लोगों ने क्या कर लेना कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल पेपर जो है वो आप लोग जब स्टार्ट करोगे तो आप लोगों ने फर्स्ट गो थ्रू करनी है पेपर से, और पहली गो थ्रू में आप लोगों ने क्या करना है कि वो वाले MCQs जो है वो मार्क करने जो आप लोगों को बिल्कुल एग्जैक्ट आते हैं, या जब वो MCQs है जो आप लोगों को फिंगर टिप्स पर याद है तो वो MCQs आप लोगों ने सॉल्व कर लेने हैं।
अब यहाँ पर जो है वो जब आप लोग पहली मरतबा गो थ्रू कर लोगे तो आप देखो कि आप लोगों ने ज़्यादातर MCQ सॉल्व कर लिए होंगे। अब वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, कुछ बच्चे जो है वो 60 MCQ सॉल्व करेंगे फर्स्ट गो थ्रू में, कुछ 40 करेंगे, कुछ 35 करेंगे, कुछ इससे भी कम करेंगे। तो इस चीज़ की भी टेंशन आप लोगों ने नहीं लेनी। क्या पता कि आप लोग फिर नेक्स्ट गो थ्रू में कुछ MCQ सॉल्व करके ज़्यादा MCQ सॉल्व कर लो ओवरऑल, तो इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। तो फिर आप लोगों ने क्या करना है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने पहली गो थ्रो में वो MCQs जो है वो मार्क कर लेने हैं जो आप लोगों को बिल्कुल जो है वो ठीक तरीके से आते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पर आप लोगों ने फिर जब आप लोग सेकंड गो थ्रो करोगे तो उस वक्त आप लोगों को ने वो MCQ सॉल्व करने हैं जिस पे आप लोगों को थोड़ा बहुत सोचना पड़ रहा है, या जिसमें आप लोग दो ऑप्शंस के दरमियान जो है वो कन्फ्यूज़ हो, या वो MCQ जो आप लोगों ने क्या करने हैं कि कैलकुलेट करके जो है वो मार्क करने हैं। तो ये जो सेकंड फेज़ है इसको आप लोगों ने थोड़ा ज़्यादा टाइम जो है वो देना होगा, क्योंकि इसमें मोस्टली MCQs आप लोग सोच रहे होगे, आप लोग सॉल्व कर रहे होगे। तो ये वाला जो गो थ्रू होगा इसमें आप लोगों का थोड़ा टाइम जो है वो ज़्यादा लगेगा, ठीक है। और लास्ट में कम से कम आप लोगों के पास 15 से 20 मिनट होने चाहिए कि आप लोग वो MCQs मार्क कर लो जो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं आते, ठीक है। तो अब आप लोग फर्स्ट गो थ्रू भी कर लोगे, सेकंड गो थ्रू भी कर लोगे, तो इन मोस्ट ऑफ द MCQs आप लोगों ने क्या किए होंगे, सॉल्व कर लिए होंगे, ठीक है। लास्ट पर आप लोगों के पास जो है वो बोथ हुआ तो 10-15 MCQs बचते होंगे। तो फिर उन 10-15 में भी अब मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो सब में AA लगा लेते हैं, या सब में BB लगा लेते हैं, या सब में CC लगा लेते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि ABCD 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 इस तरह से लगा लेते हैं। तो आप लोगों ने इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करना। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है कि ये जो 10-15 MCQs होते हैं इनको बहुत अच्छी तरीके से केयरफुली पढ़ कर जो है वो सॉल्व करना होता है, और मोस्टली हम लोग इन MCQs को ठीक कर सकते हैं और मोस्टली कर भी लेते हैं। अब जो है वो इन MCQs को हम लोगों ने सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये एक हमारे पास MCQ है, इसको ले लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने क्या करना है कि इसको जो है वो इसकी स्टेटमेंट को पढ़ लेना है, ठीक है। अब मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो दो ऑप्शंस के दरमियान कंफ्यूज होते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है कि एलिमिनेशन मेथड जो है वो यूज़ करना है। व्हाट इज़ एलिमिनेशन मेथड? कि आप लोगों ने ऑप्शंस को एलिमिनेट करते जाना है। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने स्टेटमेंट पढ़ी, आपको लगता है कि ऑप्शन A तो इसमें बिल्कुल भी नहीं आता, ऑप्शन C भी इसमें बिल्कुल भी नहीं आता। अब आप लोग कन्फ्यूज़ हो कि क्या इसमें ऑप्शन B आता है या D आता है। अब पहले जब हमारे पास 4 ऑप्शंस थे तो उस वक्त हमारे पास 25% चांसेस थे हम लोग MCQs को ठीक कर लें, और 75% चांसेस थे कि हमारा MCQ गलत हो जाएगा। तो जब हम लोग एलिमिनेशन मेथड करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शंस बच गए। तो अब यहाँ पर हमारे पास 50% चांसेस है कि हम लोग MCQs को ठीक कर लें, और 50% ही चांसेस है कि हम लोग उसको गलत कर लें। तो मीन्स दैट हमारे पास MCQ को ठीक करने के चांसेस अब ज़्यादा हो गए हैं। पहले 25% थे, अब वो 50 हो गए हैं, डबल हो गए हैं। तो इस तरह से हम लोग मोस्ट प्रोबेबली हम लोग अपने MCQs को जो है वो ठीक कर लेते हैं, ठीक है। और आप लोगों ने गैस भी जो है वो एजुकेटेड गैस लगाना है, फजूल में मार्क नहीं कर लेना कि यार इसमें A लगा लो, इसमें B लगा लो, ठीक है। इस तरह से जो है वो मोस्टली MCQs आपका गलत हो जाता है। अब अक्सर स्टूडेंट का ये होता है कि हम लोगों ने बबल शीट को कैसे फिल करना है। तो उसके लिए जस्ट ये अब डिफरेंट स्टूडेंट्स डिफरेंट तरीक़ों से बबल शीट को फिल करते हैं। कुछ क्या करते हैं कि यहाँ से एक MCQ पढ़ते हैं और वहाँ पर लगाते जाते हैं। तो ये तरीका थोड़ा इरिटेटिंग है और टाइम कंज्यूमिंग भी है। ये दिमाग को थोड़ा घुमा देता है, क्योंकि बार बार हम लोग कभी इस पेज पर आ रहे हैं, कभी इस पेपर पर आ रहे हैं, कभी इस पर और कभी इस पर। तो मेरे ख्याल से जो बेस्ट तरीका यही है कि आप लोग इस तरह करो कि एक पेज में जो MCQs आपको आते हैं वो आप यहाँ पर मार्क कर लो, फिर उसके बाद आकर यहाँ पर फिल कर लो। या फिर आप लोग 20-20 MCQs की डिवीजन कर लो। फर्स्ट 20 MCQs में से जो आप MCQs यहाँ पर टिक करते हो, फिर यहाँ पर आकर उनको आप फिल कर लो, फिर नेक्स्ट 20 और उनको यहाँ पर आकर फिल कर लो, एंड देन सो ऑन। तो ये तरीका मेरे ख्याल से बेस्ट होगा। और बबल शीट को एक मरतबा ही आप लोगों ने बिल्कुल सोच समझ कर जो है वो फिल करना है, क्योंकि बार बार वो बबल शीट आपको नहीं दे रहे होते, जस्ट एक टाइम आपको वो देते हैं, तो बार बार वो नहीं देते। सो लिहाजा आप लोग इसको बिल्कुल सोच समझ कर जो है फिल करो, ठीक है। अच्छा जी, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, रोल नंबर वगैरह चेक करने के बाद आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल ये कर लेना है कि आप लोगों ने देखना है कि नंबरिंग जो है वो वर्टिकल में या हॉरिजॉन्टल है। मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो गलत कर लेते हैं, और कभी कभार नंबरिंग इस तरह से होती है, 1 इधर होता है, 2 इधर होता है, 3 इधर होता है, और कभी इस तरह से होती है। तो ये चीज़ भी आप लोगों ने मस्ट चेक कर लेनी है, क्योंकि बाद में फिर आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, ठीक है। और फिर वो दोबारा बार बार बबल शीट को जो है वो चेंज करके नहीं दे रहे होते। तो एक मरतबा ही जब आप लोग रोल नंबर वगैरह चेक कर लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आप लोगों ने नंबरिंग चेक कर लेनी कि आया वो वर्टिकल डायरेक्शन में या हॉरिजॉन्टल में है। फिर उसके बाद आप लोगों ने अपना पेपर स्टार्ट करना है, ठीक है। अब लास्ट में मैं आप लोगों को फिर यही बोलूँगा कि आप लोगों के पास अब जितना भी टाइम है आप लोग उसमें क्विक रिविजन्स करो, बहुत डीपली स्टडी ना करो, वो जस्ट आप लोगों को कन्फ्यूज़ करेगी, ठीक है। जस्ट क्विकली रिवीजन करो और गो थ्रो करो, ठीक है।
और इन दिस एंड डैट पे आप लोग जो है वो अच्छे से परफॉर्म कर लोगे। और बाकी इसके अलावा आप लोगों का फर्दर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। अल्लाह हाफिज़।